गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, आपका डीएनए रिपेयर पाथवे। ठीक है, तो डिफरेंट रिपेयर पाथवेज के बारे में मैंने आपको बताया था। मिथाइल डायरेक्टेड मिसमैच रिपेयर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर क्या होता है, बेस एक्सीशन रिपेयर क्या होता है, डायरेक्ट रिपेयर क्या होता है, एसओएस रिस्पॉन्स क्या होता है आपका, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन क्या होता है और आपका नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। ठीक है, तो डिफरेंट रिपेयर पाथवे मैंने आपको बताया था कि किस टाइप का रिपेयर पाथवे कहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, और कहाँ पर हमें कौन कौन से बेसिकली आपके एंजाइम्स ही होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको पता है कि यहाँ पर हमने म्यूट एल, म्यूट एस और म्यूट एच की बात करी थी। ठीक है, तो कौन से म्यूट ने रिकॉग्नाइज करा था? म्यूट एस। अब ये यही है ना, यही तो छोटी छोटी बातें हैं कि हमें एग्जैक्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे हमने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर हमने मेनली किसकी बात करी थी? एबीसी एक्सोन्यूक्लियस, यूवीआर ए टू बी आगे लगता है। फिर आपका जो सी है, ठीक है, मतलब ए टू बी के बाद जो एटीपी होता है, मतलब वो डीएनए को बाइंड करता है जिससे ए टू रिलीज हो जाता है आपका। ठीक है, फिर आपका सी आगे लगता है जो दोनों तरफ क्लीव करता है। फिर डी का काम क्या होता है? वो एक हेलिकेज होता है जो ओलिगोमर को रिमूव कर देता है। तो ये जो ओलिगोमर का साइज था, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये 12 होता है, यूकैरियोट्स के अंदर ये 24 टू 32 होता है। और बेसिकली और भी ज्यादा प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अंदर मेनली हमने ग्लाइकोसाइलेज की बात करी थी। ठीक है ना, जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इनमें से कौन सा एंजाइम रेप्लिकेशन में नहीं चाहिए होता, तो उसका आंसर ग्लाइकोसाइलेज था, क्योंकि ग्लाइकोसाइलेज का काम तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करना है। और ये ब्रेक तो सिर्फ तभी करना है जब हमारे डीएनए के अंदर एक रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड आपका इनकॉर्पोरेट हो चुका है, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? रिमूव करना है। ठीक है, तो ये हमने बेस एक्सीशन रिपेयर देख लिया था। इसमें भी हमने शॉर्ट पैच लॉन्ग पैच की बात करी थी। ये क्वेश्चन हमने ट्राई किया था। तो शॉर्ट पैच में मेनली हमें पॉलीमरेज बीटा और लाइगेज 3 चाहिए, और यहाँ पर पॉलीमरेज डेल्टा एप्सिलॉन और साथ में लाइगेज 1 चाहिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर आपका डिस्कस कर लिया था, जिसमें क्योंकि हमें लॉन्ग पैच बताना था तो वी हैव टू लुक फॉर दैट ऑप्शन जिसके अंदर पोल डेल्टा एप्सिलॉन के साथ लाइगेज 1 हो, तो वो एक ही ऑप्शन के अंदर था। ठीक है, बाकी इसमें एपी एंडोन्यूक्लियस चाहिए होता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया था। डेल्टा क्या बनाता है? लैगिंग स्टैंड। एप्सिलॉन बनाता है लीडिंग स्टैंड। बीटा इज इन्वॉल्व इन बेस एक्सीशन रिपेयर। ईटा इज इन्वॉल्व इन थायमिन डाइमर बाईपास। ठीक है, फिर ये डायरेक्ट रिपेयर मैंने आपको बता दिया था। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हमने डिस्कस कर ली थी। ठीक है, और जैसे ये क्वेश्चन हमने किया था जो अभी एग्जाम में आया था दिसंबर 25 में, तो किस इनमें से कौन सी एक्टिविटी रैक ए के पास नहीं होती है? ठीक है, तो मैंने आपको दिया था न्यूक्लियो लाइटिक एक्टिविटी, क्योंकि वो मेनली एमआरएन जो, या यहाँ पर जैसे सॉरी हमने रैक बीसीडी के पास होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो स्पेसिफिकली क्वेश्चन था दैट वाज बेस्ड ऑन द, क्योंकि एक और क्वेश्चन हमने यहाँ किया था ना वो वाला रैक बीसीडी वाला, वो भी चलो आगे आ जाएगा। क्योंकि रैक बीसीडी का काम होता है वो डीएनए को कट करता है जब आपका डीएनए में ब्रेक होता है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन हमने ट्राई भी किया था, ये वाला। तो ये था ना कि क्या ऑर्डर होता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर रिक्रूटेड ड्यूरिंग डीएनए डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर इन प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था रैक बीसीडी आता है, उसके बाद एसएसबी आता है, फिर रैक ए आता है, फिर पोल 3 आता है और फिर लाइगेज आता है। तो इसका आंसर क्या था आपका? डी। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, ये सितंबर 22 के एग्जाम में आया था। अब देखो क्या क्वेश्चन था कि एक्सीशन रिपेयर सिस्टम्स रिप्लेस ए शॉर्ट स्टैच ऑफ डीएनए अराउंड द साइट ऑफ डैमेज। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्सीशन रिपेयर, जैसे इसमें ऑप्शन में आपको यूवी या बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, इसका मतलब कौन से की बात कर रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर की। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अपॉन और आर मेड अबाउट न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर इन इकोलाई। पहला यहां पर क्या लिखा है? यूवीआरबी होमोडाइमर क्रिएट्स द निक्स ऑन वन स्टैंड ऑन बोथ साइड ऑफ द लीजन।
देखो, बी तो वैसे भी डाइमर नहीं था, वो तो ए डाइमर था। और निक क्रिएट करना तो किसका काम था? यूवीआर सी का। ठीक है, तो मतलब ए ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि उसने हमसे यहाँ पर ऑल करेक्ट पूछी है। ये भी ध्यान रखना होता है, ऑल करेक्ट या इनकरेक्ट देखना होता है। तो ये तो इनकरेक्ट है। द 50 to 60 residue long stretch of DNA between the two nicks is removed by the action of UVRD. क्या होगा आपका? क्योंकि अभी हमने देखा ना, देखो क्या, अगर आप ये यूवीआर एबीसीडी की बात करें तो मेनली हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। और बैक्टीरिया के अंदर आपने देखा था जो रिमूव हुआ था वो 12 न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव हुए थे। अगर आप यूकेरियोट्स में भी मान के चलो, वहां पर भी 24 to 32 था। तो इसने तो 50 to 60 लिख दिया, तो बी भी गलत है। अब देखो ना, ए और बी तो गलत ही हो गए, मतलब ऑप्शन तो वैसे एक ही बचा, कौन सा? सी एंड डी। फिर उसने लिखा ना कि द गैप जनरेटेड इज फिल्ड बाय टिपिकली बाय डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है। और जो डिस्टोर्शन जो लीजन की वजह से है, उसको रेकग्नाइज और बाउंड कौन करता है? यूवीआर ए बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पहले ए टू बी आके लगा था। उसके बाद सी ने क्या करा था? दोनों तरफ निक क्रिएट करा था, और डी ने ओलिगोमर को रिमूव कर दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? सी एंड डी ओनली। ठीक है। जब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा म्योसिस से रिलेटेड है। जैसे उसमें हमने देखा था ना, एक नॉन क्रॉस ओवर क्रॉस ओवर। ठीक है, जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था। अब इसमें चलो देखते हैं कि जो ये डायग्राम था आपका, क्योंकि एक क्रॉस ओवर पाथवे था। ठीक है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है, एक एक डी लूप दिख रहा है। ठीक है, ये नॉन क्रॉस ओवर पाथवे है। तो देखते हैं इसमें क्या स्टेटमेंट्स थी। वो कह रहा है, टू ऑब्टेन recombinant products during meiosis. A double strand break in the DNA yields crossover needed for Chias meta formation. ठीक है ना, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी आपको ये करना होता है तो सबसे पहले SPO11, इसका काम क्या होता है? वो डीएनए के अंदर ब्रेक करता है। ठीक है, उसके बाद फिर फर्दर जो भी प्रोटीन्स लगते हैं, और लास्ट में जैसे वो डिपेंड करता है कि वो क्रॉसओवर पाथवे है या आपका नॉन क्रॉसओवर। ठीक है, क्योंकि इसमें हम इतना डिटेल में नहीं गए थे कि क्या क्या फर्दर होता है, बट चलो देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स हैं। द प्रोग्रेशन ऑफ द नॉन क्रॉसओवर एंड क्रॉसओवर पाथवेज बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ डी लूप। कहते हैं दोनों टाइप के पाथवे हैं, दोनों में डी लूप बनता है। हावर इट मे नॉट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स। ठीक है, अब जैसे क्या है ना, यहाँ पर तो जैसे यहाँ पर तो ये रिकॉम्बिनेंट ही है। इसमें या तो ये है ना, जैसे एक तो रिकॉम्बिनेंट बना है बट दूसरा नहीं बना है। ठीक है, वो हमने बेसिकली नॉन क्रॉसओवर पाथवे में दिखाया है। ठीक है। However, it may not result in the production of recombinant gametes. Following statements are made regarding recombination. पहला वो कह रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ डी लूप। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर एक, जैसे ये जो पाथवे है, जैसे इसमें एक डी लूप बना है, उसकी एक्सपेंशन आपको इसमें देखने को मिल रही है। इसके अंदर आपको एक्सपेंशन ऑफ डी लूप जो है वो देखने को नहीं मिल रही। जैसे डी लूप तो बनता है, बट एक्सपेंशन ऑफ डी लूप जो है वो क्रॉसओवर पाथवे में होती है। एक्सपेंशन ऑफ डी लूप नॉन क्रॉसओवर पाथवे के अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो हम वो ऑप्शन देखते हैं जिसके अंदर, जैसे इसमें तो क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ डी लूप टेक्स प्लेस इन नॉन क्रॉसओवर पाथवे बट नॉट इन क्रॉसओवर। तो ये तो गलत होगी। हाँ, लेकिन फिर ये स्टेटमेंट सही होगी कि एक्सपेंशन ऑफ डी लूप टेक्स प्लेस इन क्रॉसओवर पाथवे बट नॉट इन द नॉन क्रॉसओवर पाथवे। तो बी तो सही है। अब ये किसने लिखा है कि इजेक्शन ऑफ एलोंगेटिंग स्ट्रैंड टेक्स प्लेस इन नॉन क्रॉसओवर पाथवे बट नॉट इन क्रॉसओवर पाथवे। ठीक है, मतलब इजेक्शन या तो वही है ना कि जैसे डी लूप बना था, उसमें वो अलग हो गया, एलोंगेटिंग स्ट्रैंड है वो अलग हो गया। ठीक है, तो वो इजेक्शन कौन से पाथवे के अंदर होती है? नॉन क्रॉसओवर के अंदर, ना कि क्रॉसओवर के अंदर। ठीक है, देखो सीधी सी बात है ना, एक में एक्सपेंशन हो रही है, दूसरे में इजेक्शन होगी। एक्सपेंशन किस में होगी? क्रॉसओवर पाथवे में। इजेक्शन किस में होगी? आपके नॉन 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 क्रॉसओवर पाथवे में। मतलब दोनों वर्ड आपने याद रखने हैं। एक्सपेंशन किस में होगी? क्रॉसओवर में। और इजेक्शन होगी नॉन क्रॉसओवर में। एक्सपेंशन होगी क्रॉसओवर में, इजेक्शन होगी आपके नॉन क्रॉसओवर में।
एक्सपेंशन इन क्रॉसओवर एंड इजेक्शन इन नॉन क्रॉसओवर। तो देखो इसका क्या आंसर बनेगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स। तो इसका बी और सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब ये चाहे आप इसको, चलो ये रिपेयर सिस्टम का तो क्वेश्चन नहीं है, ये मेनली आपका सेल साइकिल का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब वही है ना, दोनों में आपको एक सिमिलैरिटी देखने को मिल रहा है, जैसे रिपेयर सिस्टम के अंदर भी डी लूप बनता है। ठीक है, देखो रिपेयर सिस्टम का मोटिव अलग है ना, क्योंकि वहां पे डीएनए मिसिंग है। जब क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं या जब रिकॉम्बिनेशन करनी होती है, ठीक है, तो उस टाइम पे भी हमें बेसिकली थोड़ा सिमिलर सा ही प्रोसेस है। दैट इज वाई मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया। मतलब डी लूप फॉर्मेशन दोनों पाथवे में होती है, बट उसके बाद क्या होती है कि या तो डी लूप एक्सपेंड करेगा या वो जो भी एलोंगेटिंग स्टैंड है वो इजेक्ट करेगा। एक्सटेंशन और एक्सपेंशन ऑफ डी लूप हो रही है क्रॉसओवर पाथवे के अंदर, और इजेक्शन ऑफ एलोंगेटिंग स्टैंड कौन से पाथवे में हो रही है आपके नॉन क्रॉसओवर के अंदर। अब देखो ये क्वेश्चन आया था, ये है बेस एक्सीशन रिपेयर का। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट डीएनए बेस एक्सीशन रिपेयर। ठीक है, अब लिख रहा है कि जो बेस एक्सीशन रिपेयर है, इट बिगिंस विद ए डीएनए ग्लाइकोसाइलिस which extrudes a base in the damaged base pair then clips out the damaged base। मतलब इसका तो क्या बन रहा है कि पहले तो हमें वैसे ग्लाइकोसाइलिस ही चाहिए था ना, जो क्या कर रहा है कि इसको बेसिकली आपका ब्रेक करता है नाइट्रोजनस बेस को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो सकती है। इन बैक्टीरिया पॉलीमरेज 3 फिल्स इन द मिसिंग न्यूक्लियोटाइड इन बीआर। कौन सा पॉलीमरेज लिखवाया था? 1 लिखवाया था। बेस एक्सीशन रिपेयर में कौन सा पॉलीमरेज लिखवाया था आपको? 1। तो फिर 3 तो गलत हो गया, इसका मतलब बी ऑप्शन तो गलत है। अब बी गलत का मतलब ये ऑप्शन भी गई, ये ऑप्शन भी गई। अब इसमें क्या है कि वो कह रहा है जो यूकैरियोटिक एपी एंडोन्यूक्लियस होता है वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और दूसरा वो क्या कर रहा है, एपी ई1 पोजेसिस 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। वैसे तो ये एंडोन्यूक्लियस है, क्योंकि एपी हमने क्या बोला था, ए प्यूरिनिक और ए पिरिमिडिनिक। ये तो हमने क्या बोला था, ये एंडोन्यूक्लियस है। अब ये देखना पड़ेगा इसके अंदर कि क्या ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी परफॉर्म करता है या इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। ठीक है, देखो बताओ चेक करके कि एपी ई1 जो है उसके पास क्या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है, वही कि अगर मतलब गलत न्यूक्लियोटाइड है तो उसको ठीक करना। हम्म, क्या है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी? ये भी तो देखना 3 to 5 है या 5 to 3 है। तो क्या आंसर होना चाहिए, ए एंड सी? ये लिखा है 3 to 5 होती है, तो ये 5 to फिर गलत हो गया ना। तो
वैसे भी देखो ना, नॉर्मली जो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, जैसे हम कहते हैं जिस डायरेक्शन में डीएनए बनता है, डीएनए कौन सी डायरेक्शन में बनता है, 5 to 3। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी हम नॉर्मली भी कौन सी पढ़ते हैं, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो इसमें सी सही होगा, डी क्या होगा आपका, इनकरेक्ट। तो आंसर होगा ए एंड सी ओनली। और देखो ना, यहां से हमें एक पॉइंट और क्या देखने को मिला, कि एपी एंडोन्यूक्लियस के पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। वैसे तो हमने यही पढ़ा था ना, देखो जो डायग्राम आपने देखा था उसमें एपी एंडोन्यूक्लियस का काम क्या था। जैसे ये देखो, पहले ग्लाइकोसाइलेज का काम क्या था, सिंपली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करना। उसके बाद देखो ना, फिर एपी साइट आ गई, ठीक है ना। तो फिर बाद में हमें यहाँ पर जैसे लिखा ना कि यहाँ पर हमें एपी एंडोन्यूक्लियस चाहिए, ताकि वो, जो मैंने आपको बेसिक डायग्राम में बताया था कि वो एक एपी एंडोन्यूक्लियस और फॉस्फोडाइस्टिडेज, जो ये पेज हमने देखी थी, तो देखा ना, शुगर फॉस्फेट रिमूव्ड बाय एपी एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इसमें वही था ना, जैसे अब एक शॉर्ट पैच में तो या तो सिर्फ वही रिमूव हुआ है जो गलत था, बट लॉन्ग पैच के अंदर एक साइज, मतलब नॉट ओनली दैट वन की जो इनकरेक्ट है, उसके साथ और भी न्यूक्लियोटाइड्स आपके रिमूव हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए एंड सी ओनली, ठीक है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन आया था, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर मॉडल ऑफ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट उसने लिखा है, प्रोसेस ऑफ डबल स्टैंड ब्रेक रिकॉम्बिनेशन इज ट्रिगर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग ए डबल स्टैंड ब्रेक इन ए डीएनए ड्यूप्लेक्स, ठीक है। अब देखो ना, ये स्टेटमेंट तो वैसे भी सार में उसने सही लिखी हुई है, इसमें मतलब ये तो सही है, ठीक है। इन ए प्रोसेस नोन एज 3' एंड रिसेक्शन, the exonucleases along with DNA helicase degrade one strand on either side of break and generates 3' single stranded termini। हमने तो, जो उस डायग्राम के हिसाब से तो वो 5' एंड रिसेक्शन थी, क्योंकि 5' एंड पे आपने यहाँ पे लिखा था ना डीएनए एंड रिसेक्शन, ये तो हमने 5' एंड से स्टार्ट करी थी, ताकि हमने इसको भी छोटा किया था और इसको भी छोटा किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, क्योंकि उसने 3' एंड रिसेक्शन लिखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत होनी चाहिए, ठीक है। बाकी चलो अभी देखते हैं, जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से तो ये गलत होना चाहिए। तो बी गलत का मतलब इसका मतलब सी तो सही है। वन स्टैंड ऑफ द डोनर ड्यूप्लेक्स इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेटेरोड्यूप्लेक्स डीएनए एंड जनरेट से डिस्प्लेसमेंट लूप, ठीक है, जिसे हम डी लूप बोलते हैं, तो सी सही है। अब डी और ई में देखना है, ब्रांच माइग्रेशन अलाउज द पॉइंट ऑफ क्रॉस टू मूव इन 5' to 3' डायरेक्शन ऑफ रेसिपिएंट स्टैंड। ब्रांच माइग्रेशन, इसमें ऐसा कुछ बता नहीं रखा, क्योंकि इसमें यहाँ पर इन्होंने डायरेक्शन नहीं दिखा रखी। यहाँ कहीं पर है ब्रांच माइग्रेशन। अब देखो रेसिपिएंट का मतलब क्या है, रेसिपिएंट तो फिर वही होगा ना जिसके अंदर क्या है आपका, जिसने डीएनए को लेना है वो रेसिपिएंट हो गया, ठीक है। जिसने डीएनए को देना है वो डोनर है, क्योंकि ये वाला आपका डोनर होना चाहिए ना। अब उसने लाइन क्या लिखा है, ब्रांच माइग्रेशन किस डायरेक्शन में हो रही है, 5' to 3' डायरेक्शन। ये मान लो ब्रांच माइग्रेशन हो रही है, अगर हम इसको मान के चलें, तो रेसिपिएंट के हिसाब से तो ये मतलब 3 to 5 हो रही है, क्योंकि ये 3 to 5 उसने दिखा रखा ना। तो ये ब्रांच अगर माइग्रेट हो रही है, या ये जो मे बी, या तो डी लूप जो हम एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो ये या तो 3 to 5 हो रही है, ठीक है। एक बार चेक कर लेंगे अभी, क्योंकि उसके हिसाब से 3 to 5 है, तो ये स्टेटमेंट भी फिर गलत होनी चाहिए। और डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर में जनरेट आइदर क्रॉसओवर, रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट। जैसे नॉर्मली तो हमने उसकी बात करी थी ना, कि जो म्योसिस होता है उसमें दो टाइप के, मतलब जो पाथवे हमने ये डिस्कस किए थे, इसके हिसाब से क्रॉसओवर नॉन क्रॉसओवर बने थे। अब इसमें अगर डी गलत है तो फिर तो ई सही बनेगा।
तो फिर तो आंसर कौन सा बनेगा, AC कि नहीं। चेक कर लेते हैं इसका आंसर ना। ये यहाँ 5 2 3 3 5 में घुमाई रखते हैं। क्योंकि ए तो चलो सही है, बी गलत है पक्का। बस आपको सी भी ठीक होगा, इसका मतलब डी और ई में से ही देखना था। कब आया था, दिसंबर 2019 में। क्या बनना चाहिए, ACE, यही है ना, यही आंसर है। मतलब फिर वही होगा, वो 3 to 5 ही होगा। जो डी लूप है ना, जैसे उस डायग्राम के हिसाब से आप देख रहे हो, जो ब्रांच माइग्रेशन हो रही है वो रेसिपिएंट स्टैंड के विद रिस्पेक्ट टू, रेसिपिएंट कौन सा है हमारा, ये है ना, इसको डीएनए चाहिए, और हम कह रहे हैं ये इस तरफ जा रहा है। तो इस तरफ, जैसे इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो इस तरफ जाने का मतलब क्या है, वो रेसिपिएंट स्टैंड के विद रिस्पेक्ट टू 3 to 5 जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, AC एंड E। अब देखो ना कितना, ये तो कितना जो जो आपने पढ़ा। अब अगर आपको ये नहीं पता कि 5 प्राइम डिसेक्शन होती है, तब भी आपका गलत। जैसे अभी मैंने आपसे क्वेश्चन ही पूछा था स्टार्टिंग में, MRN1 कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो जरूरी होता है ना, क्योंकि वो 5 प्राइम एंड से डीएनए को छोटा करना जरूरी है। तभी जो ये वाला है, जैसे हमने इसको छोटा करा था तो ये फिर ये वाला बड़ा हो गया, और फिर तभी जाके डी लूप फॉर्मेशन होती है। ये लिखा ना उसने कि 3 प्राइम ओवरहैंग, ठीक है, मतलब हमें 3 प्राइम पे ओवरहैंग चाहिए। अभी आपको जो डायग्राम दिख रहा है, या जैसे आप ये देख सकते हो, अब इधर तो 5 प्राइम ओवरहैंग है, ठीक है, इधर चलो फिर भी 3 प्राइम है। ये क्या करता है, एक तो यहां से कट करना स्टार्ट करता है, इसको छोटा करता है, ताकि 3 प्राइम ओवरहैंग बने, ठीक है, और दूसरी तरफ इसको भी और छोटा करता है ताकि ये और बड़ा हो जाए, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ, इसके मैकेनिज्म में तो बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, बट चलो जो भी, हम मेन मेन है कि जो जो हमें समझ आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वही है ना, कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है वो बहुत ज्यादा और भी डिटेल का टॉपिक है, ठीक है ना। बढ़िया कि चलो हम जो मेन मेन पॉइंट्स हैं हम उसको याद रखें। अब देखो ये जो मैंने थ्योरी पढ़ी है, उस हिसाब से मुझे पता है कि ये 5 प्राइम एंड रिसेक्शन है, ठीक है, तो मैंने कह दिया ये गलत है, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है कि मैंने जो डायग्राम के हिसाब से देखा, तो जो ब्रांच माइग्रेशन हो रही है allows the point of crossover to move in the direction of 3 prime to 5 prime of recipient stand। तो इस वजह से डी गलत हो गया। तो अब पता ही है कि अगर डी भी गलत है और बी भी गलत है, तो यू हैव टू लुक फॉर दैट ऑप्शन जिसमें बी और डी नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया था 1 दिसंबर 23 में मॉर्निंग शिफ्ट में, ए म्यूटेंट स्टेन ऑफ इकोलाई हैविंग डिफेक्ट्स इन वन ऑफ द डीएनए रिपेयर पाथवेज वाज आइडेंटिफाइड। To identify the pathways where mutation occurred, a researcher looks at the following parameters and identified the defect to be in the base excision repair pathway। ठीक है, तो रिसर्चर ने पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करा, और उसने आइडेंटिफाई करा कि जो डिफेक्ट हो रहे हैं बेस एक्सीशन रिपेयर पाथवे के अंदर, ठीक है। बेस्ड ऑन द चेंजेस इन विच ऑफ द अबव पैरामीटर द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। वो कह रहा है कि डिफेक्ट किसमें, डीएनए रिपेयर पाथवे में है, और टू आइडेंटिफाई द pathways where mutation occurred, a researcher looks at the following parameters and identified the defect
टू बी इन द बेस एक्सीशन रिपेयर पाथवे। तो किस किस में, अब बेस एक्सीशन रिपेयर में आप देखो म्यूटैल म्यूटेस की तो बात ही नहीं करते, तो ये तो वैसे नहीं हो सकता, तो सी तो आपका वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब सी तो हो नहीं सकता, सी नहीं होता तो ये दोनों तो वैसे ही ऑप्शन गई। ठीक है, एपी एंडोन्यूक्लियस भी होता है, आपको पता कि डीएनए ग्लाइकोसाइलेज भी होता है, डीएनए लाइगेज भी होता है, ये तीनों तो चाहिए ही होते हैं। ठीक है, टोपो आइसोमेरेज 2 की आपने बात नहीं करी है, तो मतलब इन तीनों में से किसी में भी प्रॉब्लम होगी तो आपके बेस एक्सीशन रिपेयर पाथवे के अंदर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ए और सी का तो यहाँ पे कोई लॉजिक बन नहीं रहा है, तो आंसर होना चाहिए, क्योंकि एपी एंडोन्यूक्लियस भी होता है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज भी होता है और डीएनए लाइगेज भी होता है, तो आंसर क्या होना चाहिए, बी डी एंड ई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, तो क्या आंसर आया था इसका, थर्ड इनकरेक्ट था ना, कि पोल डेल्टा एन MS H2 to MSC6 आर सफिशिएंट। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करा दिया था। अब ये जैसे ये एक और क्वेश्चन है, करो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपको। तो उसने क्या किया, एक यूनिफॉर्मली लेबल्ड सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है दैट वाज incubated with a homologous double stranded DNA in the presence of RAD51 and or RPA along with ATP or the non hydrolyzable ATP gamma S। ठीक है, to study a 3-strand exchange reaction, the reactions were terminated at various time point, DNA was digested with the eco R1 followed by electrophoresis and autoradiography। ठीक है, अब यहां पर हमें कुछ डाटा दिया हुआ है और उस बेस पे कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देखो सिंपल सी बात है, ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंड है। ठीक है, यहां पर वो क्या कर रहा है आपका, 3-strand एक्सचेंज रिएक्शन। 3-strand एक्सचेंज रिएक्शन का क्या मतलब है कि जैसे जो यूनिफॉर्मली लेबल्ड है, ये कहाँ पर आ जाएगा, किसकी जगह आ जाएगा, ब्लैक वाले की जगह। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर आपको जो डाटा दिया हुआ है उसके हिसाब से RAD51 RP और ATP जब तीनों है तो यू आर गेटिंग 3 बैंड्स। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों चाहिए। ठीक है, लेकिन अगले अगले वाले में 60 मिनट्स के बाद उसने देखा तो उसने ATP को ATP गामा S से रिप्लेस कर दिया, तो उस केस में वो कह रहा है कोई बैंड आ ही नहीं रहा। इसका क्या मतलब हुआ कि ATP जो है हमें वो नॉर्मल चाहिए, नॉन हाइड्रोलाइजेबल नहीं चाहिए, मतलब ATP आपको चाहिए। ठीक है, फिर आपने RPA को रिमूव कर दिया, मतलब RPA यहाँ पे यूज नहीं करा तब भी बैंड नहीं आया। ठीक है, फिर उसने क्या दिखाया, अब देखो ना, दो डायरेक्शन हो सकते हैं, क्या पता डीएनए इस तरफ से आता तो पहले 2 आता, फिर 4 आता, फिर 1 आता। मतलब अगर आप दो डायरेक्शन हो सकते हैं ना एक्सचेंज की, या तो 1 4 या 2, अगर उधर से आता तो क्या आता, 2 4 और 1। लेकिन अब आप यहाँ पे जब रिजल्ट देख रहे हो तो पहले 1 KB का बैंड आया है, इसका मतलब क्या है, जो एक्सचेंज हो रहा है वो इधर से हो रहा है। ठीक है ना, एक्सचेंज जो है वो इधर से हो रहा है, जैसे ये वाला इसकी जगह पर ये वाला आ गया, तो ये कौन से डायरेक्शन में हो रहा है, 5' to 3'। ठीक है ना, 3 to 5 तो ऐसा सच ही रह रहा है। ठीक है, तो 5' to 3' डायरेक्शन में क्या हो रहा है, स्टैंड एक्सचेंज हो रहा है। पहले 10 मिनट में सिर्फ AK भी आया, फिर उसके बाद 30 मिनट के बाद 1 और 4 KB दोनों आ गए, और 60 मिनट्स के बाद तीनों आ गए। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो अबव डाटा है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट क्या है, RAD51 रिक्वायर्स ATP हाइड्रोलिसिस फॉर स्टैंड एक्सचेंज रिएक्शन। तो रैड जो 51 है ऑब्वियसली उसको ATP चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि RPA तो आपका रेप्लिकेशन प्रोटीन होता है ना, ये तो सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन होता है, तो ये तो सही है। स्टैंड एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ RPA, ये भी सही है, क्योंकि जब RPA ही है तो स्टैंड एक्सचेंज नहीं हो रहा। पोलैरिटी ऑफ स्टैंड एक्सचेंज वो कौन सी डायरेक्शन में है, 5 to 3, ना कि 3 to 5, तो ये स्टेटमेंट कैसी है आपकी, इनकरेक्ट है। और जो रेट ऑफ स्टैंड एक्सचेंज है वही है ना, कि 1 घंटे के बाद ही आपके पास 7 KB आ रहा है। वो तो देखो ऐसा नहीं होता ना एक्सपेरिमेंट में, आप सिर्फ जैसे ये एक ही डीएनए और ये भी एक ही है, यू मे हैव लाइक नंबर ऑफ डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है और जो सिंगल स्टैंडर्ड रेडियो लेबल्ड है। तो 1 घंटे के बाद पहले देखो ये अभी इसकी इंटेंसिटी कम है, बट टाइम के साथ ये जो इंटेंसिटीज हैं वो बढ़ती जाएंगी। वो इसलिए बढ़ती जाएंगी क्योंकि आपके पास रेडियो लेबल्ड वाला डीएनए है जो वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका ये आंसर भी ठीक है,
कि जो रेट ऑफ स्टैंड एक्सचेंज है वो 7 KB पर आ रहा है, क्योंकि 10 मिनट में सिर्फ 1 KB क्या था, 30 मिनट के बाद 4 मतलब 5 KB हो गया, और 60 मिनट्स के बाद 7 KB। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी स्टेटमेंट क्या आपकी इनकरेक्ट। तो ये हो गया आपका एब्रिएशन को ऐसे ही लगा दूंगी टेक्निकल लिंक के बाद, ठीक है। मतलब मे बी नॉट, मतलब ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, आप इसमें देख रहे हो या तो कई जगह रिपेयर की बात हो रही है, किसी जगह पर मियोसिस की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए कराया क्योंकि मे बी ये क्वेश्चन वो शायद आपसे ना तो सेल में पूछे, ना ही वो आपसे रिपेयर में पूछे, वो पूछेगा टेक्निक्स में, क्योंकि ये टेक्निक के क्वेश्चन, टेक्निक का जो क्वेश्चन है। बट वही है ना, ये आरपीए की बात, रैड 51, ये सब बातें हम कब करते हैं। अब आया था ना रैड रैड 51 हमने कहाँ डिस्कस किया था पहले, जहां पर हमने होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में, जब हमें होमोलोगस डीएनए को सर्च करना था, वहां पे मैंने आपको रैड 51 और BRC2 के बारे में बताया था। तभी मैंने उस क्वेश्चन को यहाँ पे लिंक करा, ठीक है। और रैड 51 को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एटीपी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, एटीपी। एक तो ये था ना कि आपने डीएनए को पहले उसमें 3' ओवरहैंग बना दिए, बट बाद में ये भी है ना कि बाद में आपको सामने वाले होमोलोगस डीएनए को सर्च भी करना है, उसे रैड 51 और BRC2 का हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका डीएनए रिपेयर और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस।